चले देखते हैं सेक्शन ए सीजन 2 एपिसोड 8 में क्या होने वाला है। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन सब्सक्राइब कर ले, साथ ही पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दें और हाँ, एक लाइक देना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में एंजेलो जेजे से कुछ कहता है, लेकिन जेजे उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। पिछले एपिसोड में यूरी ने जेजे को बताया था कि उनकी शादी दादा ने नहीं बल्कि उसी ने करवाई थी, और इसके बाद सुबह होने पर वो जेजे को गले लगाए खड़ा था। ये देखकर कीफर गुस्से में चला जाता है। इसके पीछे जेजे भी जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कीफर कहता है कि वो कुछ भी नहीं देखना चाहता और वहां से चला जाता है। ये सब बातें जेजे के जहन में चल रही होती हैं और उसी दौरान एंजेलो की बात दिखाई जाती है। वो कहता है कि उसने रिट्रीट में पेश आए मसले के बारे में बोर्ड मेंबर से बात कर ली है, इसलिए जेजे को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। एरिस को आराम की जरूरत है, उसे दोबारा स्ट्रेस मत दो, कम से कम एरिस की खातिर ही सही मसाइल से थोड़ा दूर रहो। वो पूछता है कि क्या ये ठीक है, लेकिन जेजे उसकी बात सुन ही नहीं रही होती। एंजेलो पूछता है, क्या तुम समझ रही हो? वो कहती है, हाँ समझ गई हूँ। एंजेलो कहता है कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, माँ कुछ देर में आ जाएंगी, तब तक एरिस का ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा तो बाकी बात करेंगे, और वो चला जाता है। जेजे को बुरा लग रहा होता है कि एरिस इतनी तकलीफ में है और वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है। उसे याद आता है कि कीफर ने एरिस को मारा था। इसी वक्त एरिस बेहोशी में कुछ बड़बड़ाता है। ये देखकर जेजे दौड़कर जाती है और पूछती है कि क्या वो होश में आ गया है। इसकी आवाज सुनकर एरिस उसे देखता है और चीख कर कहता है, यहाँ से चली जाओ। जेजे कहती, तुम हर वक्त मुझ पर ही क्यों गुस्सा करते हो, मैं तो तुम्हारी फिक्र में ही बात करती हूँ। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वो दिल में कहता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, फिर भी मैं पुरानी बातें क्यों नहीं भुला पा रहा। मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, हमारे दरमियान क्या हुआ था, तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं ये सब यादें क्यों ढोता फिर रहा हूँ। फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। इरिस और जेजे आपस में बहन भाई होते हैं। उन दोनों की माँ एक ही है, लेकिन दोनों के बाप अलग अलग हैं। माँ को सिर्फ जेजे ही पसंद होती है, इरिस नहीं। जेजे जो भी करती है माँ उसे प्यार से माफ कर देती है, लेकिन इरिस ने अगर कोई गलती ना भी की हो तब भी उसे डांट पड़ती है। एक दिन इरिस पाउडर के डब्बे से खेल रहा होता है। माँ ये देखकर उसके हाथ से पाउडर का डब्बा छीन लेती है और अपनी एक दोस्त से बात करने लगती है। वो बताती है कि जिस घर में वो काम करती थी वहाँ के मालिक ने उसे निकाल दिया है, इसलिए अब वो नई नौकरी तलाश करने वाली है। दोस्त कहती है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचो। माँ जवाब देती है, मुझे मालूम है इरिस अब बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल जाना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसी नई नौकरी ढूंढ रही हूँ जहाँ सिर्फ जेजे मेरे साथ रह सके। दोस्त कहती है, स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए होंगे, उसका क्या करोगी? माँ कहती है, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। दोस्त समझाने की कोशिश करती है और कहती है, ये पैसे कब तक चलेंगे, मेरी बात सुनो, अपने बच्चों को ले जाकर अपनी माँ के पास छोड़ आओ। इस पर माँ कहती है, वो मेरी सगी माँ नहीं है। यानी जेजे की माँ के बाप इस औरत, जो अब जेजे की दादी है, दूसरी शादी कर ली थी। वो औरत जेजे की नई दादी बहुत ही मोहब्बत करने वाली थी। उसने जेजे की माँ को भी कबूल कर लिया था। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है, जब वो इतनी अच्छी और प्यार करने वाली है तो फिर किसी बात का सोचे बगैर बच्चों को लेकर उन्हीं के पास क्यों नहीं चली जाती। इस पर माँ कहती है, नहीं नहीं, जब इरिस मेरे पेट में था तब मेरे बहन भाई मेरे पीछे बहुत बुरा भला कहते थे, मैं उनका सामना नहीं कर सकी, इसीलिए वहाँ से चली आई थी। दोस्त कहती है, अच्छा ये छोड़ो, जेजे की अब्बू तो बहुत बड़े अमीर आदमी है ना, उन्होंने तुम्हें एक फ्लैट भी लेकर दिया था, खामोशी से जाकर उनसे पैसे मांग कर तो देखो। ये सुनकर माँ कहती है, नहीं, वो सब किसी काम का नहीं है। वो मुड़कर देखती है तो इरिस उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। माँ फौरन कहती है, बड़ों की बातें छुपकर नहीं सुनते, अंदर जाओ और जेजे का ख्याल रखो। कुछ दिन बाद जेजे की तबीयत खराब हो जाती है। वो माँ को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। इरिस ही उसे तसल्ली देता है। फिर जेजे कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। इरिस पूछता है कि क्या बिस्किट ला दूं? जेजे कहती है, नहीं, बिस्किट नहीं चाहिए, कांजी चाहिए। इसलिए इरिस मेज पर रखे पैसे उठाकर कांजी लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वो कांजी लेकर भागता हुआ वापस आता है, लेकिन इससे पहले ही माँ घर आ चुकी होती है। इरिस को देखते ही माँ गुस्से में कहती है, जेजे को तेज बुखार है, तुम उसे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? जेजे का बुखार कम ही नहीं होता, इसलिए उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है।
उसी दिन इरिस को पहली बार स्कूल जाना था, लेकिन जेजे के अस्पताल में दाखिल होने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाता। डॉक्टर बताते हैं कि जेजे को यूरिन इन्फेक्शन है, इसी वजह से उसे बहुत तेज बुखार आया है। नर्स कहती है शायद उसने साफ न होने वाला टॉयलेट इस्तेमाल किया हो या फिर सही तरह से पानी ना पिया हो, इसीलिए ये मसला हुआ होगा। अभी कुछ दिन अस्पताल में रहकर इलाज करवाना होगा। ये सुनकर माँ सीधा इरिस के पास आती है और कहती है तुमने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, तुमने उसे ज्यादा पानी क्यों नहीं पिलाया? इरिस कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर माँ कहती है अभी तुम स्कूल नहीं जा सकते। इरिस पूछता है क्यों? माँ कहती है जो भी पैसे थे सब अस्पताल पर खर्च हो गए हैं, अगर तुम स्कूल गए तो तुम्हारा खर्च कहाँ से देंगे और बाकी बचे हुए अस्पताल के बिल कैसे अदा करेंगे? इरिस तो अभी एक छोटा सा बच्चा ही होता है। वो रोते हुए कहता है मुझे स्कूल जाना है। माँ गुस्से में कहती है अगर तुम्हें स्कूल जाना ही था तो तुमने जेजे का ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा? इरिस जिद करता रहता है कि वो स्कूल जाएगा। ये देखकर माँ कहती है मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ये कहकर वो इरिस को मारती है। बिल्कुल उसी वक्त दादी वहां आ जाती है। वो पूछती है बच्चे को क्यों मार रही हो? माँ जवाब देती है मैं उसे मैनर्स सिखा रही हूँ। दादी एरीज को बुलाती है। एरीज दौड़ कर जाता है और दादी को जोर से गले लगा लेता है। इसके बाद उसकी माँ सिर्फ एरीज को लेकर दादी के घर आ जाती है। एरीज दादी को देखते ही बहुत खुश हो जाता है, दौड़ कर जाकर उन्हें हग करता है। फिर वो माँ से पूछता है जेजे मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? माँ फौरन उसे खींचकर कहती है ऐसी बातें मत करो और खुद रोने लगती है। ये देखकर बड़ी दादी एरीज को तसल्ली देती है। वो कहती है किसी बात का गम ना करो, तुम्हारे साथ एंजेलो भाई है ना। फिर माँ एरीज से कहती है कि वो ठीक तरह से रहे और जाने लगती है। एरीज कहता है जब जेजे की तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे उससे मिलने ले आना। माँ हाँ कहकर चली जाती है। माँ को जाता देखकर एरीज जोर से अम्मा कहकर रोने लगता है। वही आखिरी बार था जब उसने उन्हें अम्मा कहा। लेकिन एरीज वहाँ खुश नहीं था। माँ और जेजे से जुदा होने की वजह से वो बहुत उदास रहता है। एंजेलो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है मगर एरीज मानता ही नहीं। तब एंजेलो की माँ यानी दादी आकर कहती हैं क्या तुम हमारे साथ ही रहोगे? हम तुम्हें इसी स्कूल में दाखिल करा देंगे जिसमें एंजेलो पढ़ता है। हम सब साथ रहेंगे। जब जेजे की तबीयत ठीक हो जाएगी वो भी यहाँ आ जाएगी। इस पर एरीज कहता है मुझे लेने तो अम्मा जरूर आएंगी। जैसा उसने कहा था थोड़ी देर में माँ भी आ जाती है। वो आकर दादी को एक लिफाफा देती है। माँ को देखकर एरीज की खुशी की कोई हद नहीं रहती। वो कहता है देखा, मैंने कहा था ना कि अम्मा आएंगी और वो आ ही गई। ये कहकर वो दौड़कर माँ को गले लगा लेता है। तब माँ कहती है एरीज मेरी बात सुनो, तुम यहीं दादी के साथ रहो। वो तुम्हें स्कूल भेजेंगी, खिलौने दिलाएंगी, कपड़े खरीद कर देंगी और अच्छा खाना भी देंगी। एरीज पूछता है तो क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगी? माँ कहती है मुझे जेजे का ख्याल रखना है ना बेटा। एरीज रोते हुए कहता है क्या आपको सिर्फ जेजे ही पसंद है? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए आप मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हैं? माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, जो बातें मैं कह रही हूँ वो तुम समझ नहीं सकते। मगर एरीज कहता है नहीं, आपको सिर्फ वही पसंद है, इसीलिए आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। माँ उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन एरीज दौड़कर बड़ी अम्मा से लिपट जाता है और रोने लगता है। दादी उसे तसल्ली देती है और वहीं एरीज की परवरिश होने लगती है। इसी तरह साल गुजरते जाते हैं और एरीज थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस दौरान उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। माँ और जेजे दादी के घर के पास ही आकर रहने लगती है। एरिस खुशी खुशी जेजे से मिलने जाता है। जेजे एक पार्क में खेल रही होती है। एरिस को देखते ही वो उसका नाम लेकर बुलाती है और साथ खेल रहे बच्चों से कहती है ये मेरा कजिन है। ये सुनकर एरिस को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि घर में तो सिर्फ 3 ही लोग थे, एरिस, जेजे और उनकी माँ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इसे इतनी जल्दी भूल जाएगी। इसी दौरान एरिस देखता है कि जेजे नंगे पांव चल रही है। वो अंग्रेजी में पूछता है वेयर आर योर शूज? जेजे हैरत से पूछती है तुम अंग्रेजी भी बोलते हो? तब एरिस उनकी जबान में पूछता है तुम्हारे जूते कहाँ हैं? जेजे कहती है मैंने उतारकर फेंक दिए हैं। ये सुनकर एरिस कहता है इस तरह नंगे पांव चलने से तुम आसानी से बीमार पड़ सकती हो। ये कहकर वो अपने पांव से जूते उतारता है और जेजे को वे देता है। वो जूते पहनने से इनकार कर देती है। एरिस वजह पूछता है तो वो कहती है कि उसके पांव गंदे हैं और अगर जूते पहन लिए तो वो भी गंदे हो जाएंगे। एरिस कहता है कोई बात नहीं, पहन लो।
तब जाकर वो जूते पहनती है। उसके बाद एरिस उसे साइकिल चलाना सिखाता है। इसी दौरान वो उसकी गर्दन पर एक जख्म देखता है। एरिस घबरा कर पूछता है, क्या तुम्हारा स्टेपफादर तुम्हें मारता है? वो बगैर कोई जवाब दिए वहां से भाग जाती है। एरिस भी पार्क से निकल जाता है। पार्क के गेट पर एक गाड़ी खड़ी होती है। वो गाड़ी एरिस जहां भी जाता है उसका पीछा करती है। गाड़ी को देखते ही एरिस रास्ता बदलकर घर चला जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, वही गाड़ी वहां भी आ जाती है। एरिस गाड़ी को देखता है, तब गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आकर एरिस को घूरने लगता है। उसी वक्त बड़ी दादी एरिस को फोन करती हैं। बेटा, कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, हमें दादी से मिलने जाना है। तुम्हारी बहन लापता हो गई है। फोन बंद करने के बाद एरिस दोबारा उस आदमी को देखता है। जैसे ही उस आदमी की नज़र एरिस पर पड़ती है, वो फौरन वहां से चला जाता है। उस दिन पूरा दिन एरिस जेजे को ढूंढते रहते हैं, मगर वो नहीं मिलती। अगले दिन एरिस उस पार्क में जाता है जहां जेजे रोज खेलती थी। जेजे के लापता होने के बाद ये खौफनाक सच सामने आता है कि जिन मर्दों के साथ जेजे की माँ रहती थी, उन्होंने जेजे पे फिजिकल अब्यूज़ किया था। ये सब सोचते हुए एरीज पार्क में जेजे को ढूंढता है और वहीं उसे जेजे मिलती है, पूरा जिस्म जख्मों और खून से भरा हुआ। इस हालत में जेजे को देखकर एरीज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वाक़े के बाद माँ और उसके स्टेपफादर पुलिस स्टेशन में होते हैं, इसीलिए दादी जेजे को घर ले आकर उसका ख्याल रखती हैं। डॉक्टर जेजे का मुआयना करने के बाद कहते हैं, बचपन में हद से ज़्यादा ज़हनी प्रेशर की वजह से जेजे के साथ होने वाले बहुत बुरे इंसिडेंट्स उसके जहन से मिट चुके हैं। उससे सवाल करके पुराने ज़ख्म मत छेड़िए। इस वक्त भी एरीज ही जेजे का ख्याल रखता है। जेजे को खुद भी नहीं मालूम कि उसके जिस्म पर ये ज़ख्म कैसे आए। वो एरीज से पूछती है। एरीज कहता है, अभी आराम करो, बाद में शायद तुम्हें सब याद आ जाए। वो माँ के बारे में पूछती है। एरीज कहता है, वो कहीं बाहर गई हैं, जैसे ही आएंगी मैं बता दूंगा, अब सो जाओ। जेजे सुकून से सो जाती है। इसके बाद से जेजे दादी के घर ही रहने लगती है। कहानी यहाँ कट हो जाती है और फिर इन्हें थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है। एक दिन एंजेलो घर आता है और जेजे की किसी गलती पर उसे सख्ती से डांट रहा होता है। दूसरी तरफ एरीज के दिल में ख्यालात चल रहे होते हैं। सालों गुजर गए, मेरे और तुम्हारे दरमियान कितनी ही बातें हुई, लेकिन आज तक समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हुआ। इधर एंजेलो जेजे से कहता है, मैं जो कह रहा हूँ क्या वो तुम्हारे कानों में पड़ रहा है? तुम एक लड़की हो, तुम्हें लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है? इसी वक्त दादी वहाँ आकर एंजेलो से कहती हैं, बस करो। वो जेजे को तसल्ली देने की कोशिश करती हैं, मगर जेजे उनकी बात सुने बगैर उनका हाथ झटक देती है और वहाँ से चली जाती है। एंजेलो गुस्से में कहता है, मैंने अभी बात ख़त्म नहीं की, वापस आओ। लेकिन जेजे बगैर सुने आगे बढ़ जाती है। एंजेलो गुस्से में उसके पीछे जाने लगता है। ये देखकर एरीज कहता है, आप यहीं रुकें, मैं जाता हूँ। एरीज बाहर जाता है। वो देखता है कि गेट के बाहर जेजे किसी से बात कर रही है। उसकी आवाज़ सुनकर एरीज आगे बढ़ता है। देखने पर पता चलता है कि बचपन में जो एक आदमी एरीज का पीछा किया करता था, वही अब जेजे से बात कर रहा होता है। ये देखते ही एरीज फौरन जेजे को आवाज़ देता है, अंदर आओ। जेजे पलटकर एरीज को देखती है। उसी लम्हे वो आदमी पीछे से आकर किसी कपड़े को उसके मुंह पर जोर से रख देता है। जेजे बेहोश हो जाती है। ये देखकर एरीज जेजे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस आदमी के साथ आया हुआ दूसरा शख्स एरीज को पकड़ लेता है। दोनों मिलकर जेजे और एरीज को घसीटकर एक गाड़ी में डाल देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। रात को दोनों को होश आता है। वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं। कुछ देर बाद वही आदमी जो पहले एरीज का पीछा किया करता था, दोनों के लिए खाना लेकर आता है। एरीज पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी जवाब देता है, तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसी लम्हे एरीज को बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो समझ जाता है कि यही उसका बाप है। वो आदमी कहता है, तुम दोनों खाना खा लो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। एरीज दिल ही दिल में सोचता है, मैंने कभी अपने बाप को देखने की ख्वाहिश ही नहीं की थी, मगर मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं उसे इस हाल में देखूंगा। कुछ देर बाद वो आदमी दोबारा आता है। इस वक्त जेजे गहरी नींद में होती है। एरीज उसे जगाने लगता है तो वो आदमी कहता है, जल्दी तैयार हो,
तुम्हें दिखाकर मैं एंजेलो को धमकाकर पैसे निकलवाऊंगा। एरीज साफ कहता है, मैं जेजे के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और एरीज को मारने लगता है। इसी वक्त जेजे की आंख खुल जाती है। वो फौरन उस आदमी का हाथ पकड़कर जोर से काट लेती है। गुस्से में आकर वो आदमी जेजे को जोर से मारता है। जेजे नीचे गिर जाती है और उसके सर पर शदीद चोट लगती है। खून देखते ही जेजे की हालत बदलने लगती है। एरीज फौरन उसके पास जाकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो आदमी एरीज को वहां से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। एरीज रेजिस्ट करता है और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। अचानक जेजे उठती है, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस आदमी के सर पर जोर से मारती है। वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। एरीज जेजे को पुरसुकून करने जाता है, लेकिन जेजे उसी पर हमला करने लगती है। एरीज बड़ी मुश्किल से खुद को उससे बचाता है। एक मौके पर कोई और रास्ता ना देखकर वो जेजे को धक्का दे देता है। दोबारा खून देखते ही जेजे को पुरानी यादें लौट आती हैं। उसका स्टेप फादर उसे कहा करता था, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। ये सब याद आते ही वो चीख कर कहती है, तुम सब मुझे तकलीफ क्यों देते हो। वो एक तेज धार हथियार उठाती है और एरीज पर हमला कर देती है। एरीज बार बार कहता है, जे मैं एरीज हूं, मगर उसके कानों पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। वो बार बार उस पर वार करती है। आखिरकार वो उसके पेट में चाकू घूंप देती है। एरीज पेट पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। अगले सीन में एरीज अस्पताल में इलाज करवा रहा होता है। जेजे के वार से उसका लिवर बुरी तरह मुतासिर हो चुका होता है। सेहतयाब होने में उसे पूरा 1 महीना लग जाता है। एरीज को समझ नहीं आता कि जेजे ने ऐसा क्यों किया। इसी दौरान यूरी, कीफर और पर्सी तीनों उससे मिलने आते हैं। एरीज के ठीक होने की खुशी में वो केक काटकर सेलिब्रेट मनाते हैं। ये सब खुशी मनाते हुए अस्पताल के कमरे में होते हैं और दरवाजे पर खड़ी जेजे ये सब देख रही होती है। एरीज की भी नज़र उस पर पड़ती है, मगर उसकी आंखों को वो जेजे दोबारा एक तेजधार हथियार के साथ नजर आती है। ये देखकर एरीज घबरा जाता है। इसी लम्हे जेजे वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए कीफर देख लेता है। वो पूछता है, ये लड़की कौन थी? एरीज कहता है, मुझे नहीं मालूम। एक दिन जब कमरे में कोई नहीं होता, जेजे एरीज से मिलने आती है। जेजे को देखकर एरीज डर जाता है। वो आंखें बंद करके बैठ जाता है। जेजे आहिस्ता से कहती है, एरीज, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें देखने आना चाहती थी, लेकिन हर बार विजिटर्स होते थे, इसीलिए नहीं आ सकी। वो जूं-जूं बोलती जाती है, एरीज की घबराहट बढ़ती जाती है। वो बेडशीट को मजबूती से पकड़ लेता है। ये देखकर जेजे पूछती है, क्या मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? एरीज सर हिलाकर इनकार करता है। जेजे पूछती है, तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुनकर एरीज की सांस उखड़ने लगती है। ये देखकर जेजे घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ? वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। एरीज उसका हाथ झटक देता है और कहता है, प्लीज जेजे, मेरे करीब मत आओ, मुझसे बात मत करो। ये सुनकर जेजे खामोशी से वहां से चली जाती है। इसके बाद से एरीज जेजे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने लगता है। कुछ अरसे बाद एरीज के मुकम्मल ठीक होने की खुशी में एक रात चारों दोस्त गाड़ी में ड्राइव पर जाते हैं। गाड़ी एरीज चला रहा होता है। उसके साथ वाली सीट पर पर्सी बैठा होता है और पिछली सीट पर कीफर और यूरी होते हैं। कीफर और यूरी कहते हैं, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, मगर पर्सी उसे तेज चलाने का कहता है। इसी दौरान एरीज कहता है, एरीज, तुम अस्पताल से आने के बाद काफी बदल गए हो। एरीज जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद पूरी नहीं हो रही, बस इतनी सी बात है। वो गाड़ी चलाता रहता है और चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वो सब अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अचानक पर्सी कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तीनों मेरे बहन भाइयों का ख्याल रखना और फ्रेया का भी। यूरी हंसते हुए कहता है, तुम तो मौत को भी चकमा दे चुके हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। इसी लम्हे तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब फौरन घर वापस जाने का फैसला करते हैं। बारिश इतनी शदीद होती है कि सड़क नजर ही नहीं आ रही होती। तीनों दोस्त कहते हैं कहीं यहीं रुक जाते हैं, मगर एरीज कहता है गाड़ी एंजेलो को वापस करनी है और बिना रुके गाड़ी चलाता रहता है। इसी दौरान एरीज के जहन में जेजे का वो रवैया घूमने लगता है जो उसने उसके साथ किया था। उसका दिल बेचैन हो जाता है। अचानक उसे यूं लगता है जैसे सड़क के बीचों बीच जेजे खड़ी हो।
अगले ही लम्हे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में पर्सी तीनों दोस्तों को बचा लेता है, मगर खुद गाड़ी समेत पहाड़ी से नीचे दरिया में जा गिरता है। इसके बाद कुछ दिन वो अस्पताल में इलाज करवाता है। जब एरिस घर वापस आता है तो उसे देखने के लिए उसकी माँ आ जाती है। एरिस माँ को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ कहती है, मैं कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। वो अकेली नहीं आई होती, बल्कि अपने नए बॉयफ्रेंड को भी साथ लाती हैं। उसका नाम एंडी होता है। माँ एरिस से एंडी का तारुफ करवाती है और एंडी से एरिस का। एंडी मुस्कुराते हुए एरिस की तरफ हाथ बढ़ाता है, दोस्ती के अंदाज में, लेकिन एरिस उसका हाथ थामने से इनकार कर देता है। एरिस हाथ नहीं मिलाता तो एंडी पूछता है, क्यों? ये देखकर माँ गुस्से में दादी की तरफ देखकर कहती है, मेरे ना होने में क्या तुमने मेरे बच्चों को यही सब सिखाया है? दादी नरमी से कहती हैं, एरिस अभी अभी अस्पताल से आया है, इसीलिए इस वक्त मसला मत खड़ा करो। तब एरिस अपनी माँ से कहता है, प्लीज माँ, इस तरह बात मत कीजिए। माँ तंजिया हंसी के साथ कहती है, माँ, तो तुमने अब कोई और माँ चुन ली है। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मुझसे इस तरह बात करोगे तो मैंने तुम्हें गोद न लिया होता। ये सब सुनकर जेजे हैरत और सदमे के आलम में सब कुछ देख रही होती है। दादी जेजे को आवाज देती है, जे। ये सुनकर माँ चौंक जाती है और कहती है, क्या जेजे को ये बात नहीं मालूम? एरिस, तुमने अभी तक उसे नहीं बताया? क्या तुमने उसे ये सच भी नहीं बताया कि तुम दोनों बहन भाई हो? ये कहकर वो खुद जेजे की तरफ देखकर कहती है, एरिस ही तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनते ही जेजे के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो शदीद सदमे में खड़ी रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।